संभल की करते हैं, जहां पर जामा मस्जिद के पास पुलिस चौकी बनाई जा रही है। रात भर पुलिस चौकी बनाने का काम चलता रहा। नींव भरने का काम काफी हद तक पूरा कर लिया गया है और अब सरिया लगाने का काम चल रहा है। आपको बता दें, 1 महीना पहले हिंसा यहां पर हुई थी, जिसके बाद पुलिस जामा मस्जिद के सामने मुस्तैद रही, पुलिस फोर्स की तैनाती रही और अब यहां पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है। हाँ, पर पिलर बांध रहे हैं। काहे के पिलर हैं ये? ये चौकी, पुलिस चौकी बन रही है इस जगह। इसे बनाने के लिए सरिये के पिलर बनते हैं, कॉलम, जिसपे वो लेंटर पड़ता है, कॉलम बन के तैयार होता है, वो बना रहे हैं। तो कब से ही काम कर रहे हैं? पिलर कब से बन रहे हैं? ये पिलर तो रात से, कॉलम रात से बनने तैयार हुए हैं। संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाए जाने पर एआईएमआईएम नेता असदुल ओवैसी ने सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के इलाके की अनदेखी की जा रही है, यानी कि अनदेखी का आरोप लगाया है। ओवैसी का सोशल मीडिया पर वो पोस्ट जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। संभल में आज भी बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। संभल में खुदाई के बाद जो बावड़ी मिली थी, उसके आसपास के अवैध निर्माण को हटाया जाएगा और इसके लिए बुलडोजर एक्शन होगा। इससे पहले पुरानी बावड़ी की खुदाई का काम रोक दिया गया था, जिसे आज फिर शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, इस बावड़ी का संबंध सम्राट पृथ्वीराज चौहान से है और ये कई मंजिल तक जमीन के नीचे है। आज फिर खुदाई की शुरुआत हो सकती है। एएसआई की टीम ने कई बार इस जगह का सर्वे भी किया है, वीडियोग्राफी की गई है, फोटोग्राफी की गई है, यहाँ से कुछ सैंपल्स भी लिए गए हैं। और जब खुदाई का काम रुका था, उस वक्त स्थानीय लोग, बच्चे भी आप देख रहे हैं, महिलाएं भी, वो भी बावड़ी देखने के लिए पहुंचे थे। संभल के करीब चिंदौसी में मिली पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई का काम अब जारी है। पहली मंजिल तक खुदाई हो चुकी है। न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले लक्ष्मण कुंज बावड़ी के अंदर पहुंची। बावड़ी के अंदर से ये रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट की ये रिपोर्ट। हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट जो लगातार संभल में बने हुए हैं और एक एक कर ऐतिहासिक स्थल जो उभर रहे हैं, जिन्हें मिटाने की कोशिश हुई थी, अब वो वापस से पन्नों पर नजर आने लगे हैं। इन जगहों पर हमारी टीम पहुंची और खुदाई के दौरान भी खुदाई करने वाली टीम के साथ न्यूज़ 18 की टीम मौजूद रही है। तस्वीरें अंदर से हम आपको दिखा रहे हैं। बावड़ी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो स्ट्रक्चर है, इसकी भी अब जांच पड़ताल चल रही है कि इस तरह का स्ट्रक्चर का निर्माण कब होता था। हालांकि स्थानीय लोग के दावे की अगर बात की जाए, उनके मानने की बात की जाए, तो पृथ्वीराज चौहान से जोड़कर बताते हैं स्थानीय लोग इस बावड़ी को। उनका कहना है कि तब किले की रक्षा के लिए किले के चारों तरफ इस तरह की बावड़ियां बनाई गई थी, जहां पर पानी का भी इंतजाम होता था और साथ ही सैनिकों के ठहरने का भी इंतजाम होता था। और यहां पर सेना की टुकड़ियां विश्राम किया करती थी, वो टुकड़ियां जो कि किले की सेवा में लगी रहती थी, किले की सुरक्षा में लगी रहती थी। बावड़ी की खुदाई पहली मंजिल तक हो गई है और इस स्ट्रक्चर को देखकर आप अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कुछ दिनों पहले तक ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जमीन के नीचे दबा हुआ है। अब मैं आराम से इस बावड़ी के अंदर जा भी सकता हूं और इस तरफ आप देखेंगे, ये जो पूरा गलियारा आपको दिखाई दे रहा है, ये गलियारा पहले बहुत कम दिखाई देता था, जिसका स्ट्रक्चर सबसे अलग तरीके का यहां पर नजर आ रहा है। और इसीलिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम है इस स्ट्रक्चर को देख रही, क्योंकि ये जो हिस्सा है, इस जगह के ठीक ऊपर घर बने हुए हैं और इस तरफ भी ये अंदर की तरफ दूसरी तरफ से जा रहा है। क्योंकि पहले जो एएसआई की टीमें शुरुआती दिन आई थी, तो उन्होंने मुआयना किया था। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि इसका स्ट्रक्चर काफी पुराना है और जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, अब देखिए, ये फर्श जो है,
ये फर्श जो है लाल रंग का फर्श नजर आया है और इनका ये मानना है कि इसके नीचे भी हो सकता है कि इसके नीचे का हिस्सा अगर खोदें तो वहां पर भी कुछ नजर आएगा, क्योंकि ये लाल कलर का फर्श यहां पर नजर आ रहा है। तो ये कब किया गया? मैं इस बावड़ी की दूसरी तरफ आपको ले जाना चाहूंगा। विजय प्रदीप प्रधान मेरे पीछे पीछे आए, क्योंकि जिस दिन हमने पहले दिन दिखाई दी बावड़ी तो हम ऐसे झुक कर जा रहे थे, लेकिन आज हम पूरी बावड़ी को दिखा रहे हैं और मैं 6 फीट यानी कई फीट ऊपर चला गया है। 12 फीट से ऊपर खुदाई हो चुकी है और इस तरफ आके एक बार दिखाऊंगा आपको। जो बावड़ी का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर काफी पुराना है और बावड़ी में कई अलग अलग शेप नजर आ रहे हैं, कई दरवाजे नजर आ रहे हैं। देखिए ये बावड़ी का दूसरा हिस्सा है, यहाँ पर कई अलग अलग के यहाँ पर दरवाजे से यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। इसका जो सिरा है उसको खोजना सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बावड़ी की खुदाई करने वाले मजदूरों के लिए है। ये जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, ये जो बिल्कुल स्ट्रक्चर है, ये जो दरवाजे नुमा इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, ये डिजाइन, ये पैटर्न कई साल पुराना है और इसीलिए एसआई की टीमें कोशिश कर रही है कि यहां से दूसरी तरफ जाकर वो हर उस स्ट्रक्चर को देखना चाहती हैं और इसीलिए ये डिजाइन, ये पैटर्न कई साल पुराना है। ये देखिए इस तरफ का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को एसआई की टीमें नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए सीनियर अधिकारी दिल्ली से यहां पर आए थे और लगातार बने हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो मेरठ के अधिकारी थे वो भी यहां पर आए थे। ये बावड़ी को यहां पर छिपाया गया, इस बावड़ी को जानबूझकर भूमाफियाओं के द्वारा छिपाया गया, क्योंकि इस बावड़ी के पीछे की हकीकत क्या है ये अब एएसआई की टीमें जानेंगी। लेकिन जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर बावड़ी में बहुत कम दिखाई दिया और इसीलिए यहाँ पर दिल्ली और मेरठ से अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार अपनी निगरानी में जो नगर पालिका के श्रमजीवी हैं उनसे खुदाई करवाई जा रही है ताकि स्ट्रक्चर को तोड़ा ना जा सके। खुदाई के दौरान भी इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि स्ट्रक्चर को कहीं से कोई नुकसान ना हो, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कुछ दिनों पहले तक ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जमीन के नीचे था, मिट्टी के नीचे दबा हुआ था, अब जो बाहर नजर आ रहा है। इधर संभल हिंसा का अब बाटला हाउस कनेक्शन भी सामने आया। हिंसा के आरोपी अदनान को पुलिस ने दिल्ली के बाटला हाउस से गिरफ्तार किया। अदनान के साथियों के भी यहीं पर छिपे होने की जानकारी मिली है। आपको बता दें, संभल पुलिस अब तक हिंसा के 50 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जनपद संभल में अभी तक 24 नवंबर को जो हिंसा हुई है उसमें कुल 50 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम अदनान है, वो दिल्ली के बाटला हाउस से भी गिरफ्तार हुआ है। उसके अन्य साथी भी वहां छुपे हुए हैं, उनकी भी धरपकड़ जारी है और जल्द ही अन्य लोगों को भी जो दिल्ली में भी छुपे हैं उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे डिप्टी पड़ाव पहुंची और मंदिरों का निरीक्षण किया। महापौर के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी थी। आपको बता दें, मेयर इन दिनों मुस्लिम बहुल इलाकों के मंदिरों के जीर्णोद्धार का अभियान चला रही हैं और डिप्टी पड़ाव के आसपास भारी पुलिस मुस्लिम आबादी मौजूद है और यही वजह कि यहाँ पर सिक्योरिटी के साथ पहुंची मेयर। आगे सब टाल आला कब्जा किए हैं। फिरोजाबाद से सामान लेकर जा रहे ट्रक में अचानक ही आग लग गई। आग लगने से पूरा सामान जल गया। ट्रक गाजियाबाद से शिकोहाबाद पतंजलि का सामान लेकर जा रहा था, तभी तेज धमाके के साथ गाड़ी में आग लग गई। इस घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। राष्ट्रपति भवन पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रयागराज महाकुंभ के लिए निमंत्रण दिया है। राष्ट्रपति भवन में मुलाकात हुई सीएम योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। यहां पर उन्होंने आमंत्रित किया है राष्ट्रपति को प्रयागराज महाकुंभ में आने के लिए, उन्हें न्योता दिया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में महाकुंभ का जिक्र किया। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ पर उन्होंने एक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा, महाकुंभ का संदेश एक हो हमारा देश। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कुंभ को एकता का महाकुंभ भी बताया। महाकुंभ में AI चैट बोर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, ये जानकारी भी दी। साथियों, अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। इस आयोजन में करोड़ों लोग एक साथ एकत्रित होते हैं। लाखों संत, हजारों परंपराएं, सैकड़ों संप्रदाय, अनेकों अखाड़े, हर कोई इस आयोजन का हिस्सा बनता है। कहीं कोई भेदभाव नहीं दिखता है, कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। अनेकता में एकता का ऐसा दृश्य विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। साथियों, इस बार प्रयागराज में देश और दुनिया के श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभ के भी साक्षी बनेंगे। डिजिटल नेविगेशन की मदद से आपको अलग अलग घाट, मंदिर, साधुओं के अखाड़ों तक पहुंचने का रास्ता मिलेगा। यही नेविगेशन सिस्टम आपको पार्किंग तक पहुंचने में भी मदद करेगा। पहली बार कुंभ आयोजन में AI चैटबॉट का प्रयोग होगा। AI चैटबॉट के माध्यम से 11 भारतीय भाषाओं में कुंभ से जुड़ी हर तरह की जानकारी हासिल की जा सकेगी। इस चैटबॉट से कोई भी टेक्स्ट टाइप करके या बोलकर किसी भी तरह की मदद मांग सकता है। पूरा मेला क्षेत्र को AI पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं। और हाँ, #एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करिएगा। प्रयागराज के साथ साथ वाराणसी भी महाकुंभ के रंग में रंगता जा रहा है और इसमें संस्कृति और आधुनिकता का संगम भी दिख रहा है। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म्स पर बने खंभों पर महाकुंभ का महत्व उकेरा गया है। सभी खंभों पर कुंभ के स्लोगन्स के साथ ही पोस्टर्स लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में एक खास QR कोड भी बनाया गया है
ये बार कोड कुंभ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए है, जिसका देसी और विदेशी पर्यटक दोनों को ही लाभ मिलेगा। इन बार कोड्स के जरिए वाराणसी के सभी डेस्टिनेशन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं सैलानी, जिसमें होटल, घाट और रेस्टोरेंट की जानकारी भी शामिल है। एक स्कैन करते ही श्रद्धालुओं को बनारस की सभी जानकारी मिल जाएगी और वो ठगी से बच सकेंगे। सबसे पहले तो इसमें महाकुंभ से रिलेटेड ये है कि महाकुंभ में पूर्णतः शाकाहारी खाना जो है वो रेलवे स्टेशन पर मिलेगा। दूसरा, जो खाने की गुणवत्ता है उसकी जांच हेतु अब हमने रेगुलर सैंपलिंग का अभियान शुरू किया है। कल खुद मेरे द्वारा 3 सैंपल यहाँ पर वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर लिए गए और हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे और हर महीने ये जो खाने के सैंपल्स हैं ये लिए जाएंगे, इनको लखनऊ भेजा जाएगा जांच के लिए लैब में, ताकि जो खाने की गुणवत्ता है वो बनी रहे और यात्रियों का जो विश्वास है वो भारतीय रेल में बना रहे। कनाडा और दक्षिण कोरिया से विमान हादसे की खबर सामने आई। कनाडा में एयर कनाडा के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। बताया जा रहा है कि टूटे हुए लैंडिंग गियर के साथ विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और इस दौरान विमान के एक हिस्से में आग लग गई। इस दौरान विमान के अंदर बैठे यात्रियों की जान मुश्किल में फंस गई थी। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान गई नहीं, सभी को बचा लिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर दक्षिण कोरिया से, जहां पर लैंडिंग के दौरान विमान में धमाका हो गया, आग लग गई और इसमें सवार 189 लोगों की मौत। 비행기는 착륙 중에 랜딩 기어가 내려오지 않았고 착륙한 뒤 활주로를 이탈해 दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर कनाडा की, जहां पर एक विमान लैंड करते वक्त उसके विंग में आग लगी। जो अंदर लोग बैठे थे दहशत में थे, उनकी सांसें अटकी हुई थी। गनीमत रही कि यहाँ सभी को सुरक्षित बचा लिया गया। किसी तरह विमान लैंड हुआ और आग पर काबू पा लिया गया। साथ ही जो लोग अंदर मौजूद थे उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन दक्षिण कोरिया में विमान में सवार लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। इस हादसे में दक्षिण कोरिया में लोगों की जान चली गई। 179 लोगों की मौत हुई है दक्षिण कोरिया में विमान हादसे में। तो दक्षिण कोरिया में विमान लैंड कर चुका था, लेकिन जैसे ही रनवे पर विमान आया, रनवे से आगे घिसटता हुआ गया और हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में 179 लोगों की मौत हुई है। हादसा मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुआ और लैंडिंग के दौरान हुआ। लैंड के दौरान विमान रनवे से फिसल गया। 181 लोग इस विमान में उस वक्त सवार थे, जिनमें 175 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे। 179 लोगों की मौत की पुष्टि। 활주로를 이탈해